हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए माँ केसर देवी सीरीज हम कर रहे हैं। और माँ केसर देवी सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं जैम जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित सारे क्वेश्चंस। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 15 का पहला क्वेश्चन 281। वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट डीम्ड टू हैव बीन मेड। अनुबंध कहाँ किया गया माना जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है कौन से स्थान पर किया गया है, ऐसा माना जाएगा कि उस स्थान पर किया गया माना जाएगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द सेलर, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द बायर, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस और द प्लेस ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी। अनुबंध कहाँ किया गया माना जाता है, कौन से एड्रेस पर किया गया, कौन से स्थान पर किया गया माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द बायर। जो भी खरीदार का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसको क्या माना जाएगा कि यहाँ पर अनुबंध किया गया है। तो अनुबंध का स्थान है जहाँ पर खरीदार होगा और खरीदार का स्थान जिसमें रजिस्टर्ड रहेगा, डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड खरीदार का स्थान होगा, उसको आप क्या मानेंगे, अनुबंध का स्थान मानेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द बायर। अगला सवाल देख लेते हैं 282। हु इज द ओनर ऑफ द जेम पोर्टल। जेम पोर्टल का मालिकाना हक किसके पास में है। गवर्नमेंट एजेंसीज, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर एमएसपी, जेम एसपीवी, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स। तो जेम पोर्टल का मालिकाना हक किसके पास में है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जेम पोर्टल का मालिकाना हक है किसके पास में है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा जेम एसपीवी। छोटा सा क्वेश्चन है परंतु ये भी पूछ लिया जाता है। जेम एसपीवी है वो मालिकाना हक रखता है किसके ऊपर, जेम पोर्टल पर, यानी कि जेम एसपीवी की जिम्मेदारी है कि वो जेम पोर्टल को रन करे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा जेम एसपीवी। जेम एसपीवी का फुल फॉर्म भी हमने इससे पहले वाले वीडियोज में चर्चा किया है, आप उनको देखें और समझे। नया सवाल देख लेते 283। Who would not be a party to any litigation involving a dispute between a buyer and seller on जेम। जेम पर क्रेता और विक्रेता के बीच विवाद से जुड़े किसी भी मुकदमे में कौन पक्षकार नहीं होगा। जेम एसपीवी, सेलर, बायर, सर्विस प्रोवाइडर। जेम पर अगर क्रेता और विक्रेता के बीच में विवाद हो जाता है और कोई मुकदमा होता है तो कौन पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा जेम एसपीवी। जेम एसपीवी है वो पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। अगर विवाद हो जाता है और दोनों के बीच में, क्रेता और विक्रेता के बीच में विवाद होने के बाद में केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, तो पक्षकार यानी कि पार्टी नहीं बनाया जाएगा। किसी भी मामले में पार्टी नहीं बनाया जाएगा। किसको नहीं बनाया जाएगा, जेम एसपीवी को नहीं बनाया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 284। इफ जेम इज मेड ए पार्टी इन ए केस इन्वॉल्विंग ए डिस्प्यूट बिटवीन ए बायर एंड सेलर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग जेम इन द प्रोसीडिंग्स। यदि क्रेता और विक्रेता के बीच विवाद वाले मामले में जेम को एक पक्ष बनाया गया है तो कार्रवाई में जेम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि अगर बायर और सेलर के बीच में कोई भी विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो जेम एसपीवी को पार्टी नहीं बनाया जाएगा। परंतु मान लीजिए पार्टी बना दिया गया है तो जेम को एक पक्ष बनाए जाने पर जेम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ऑप्शन देख लेते हैं सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, बायर, काउंसिल, लॉयर। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि क्रेता और विक्रेता के बीच में विवाद हो गया। पहली बात तो है कि जेम एसपीवी को पार्टी बनाया ही नहीं जाएगा। मान लीजिए पार्टी बना लिया गया, किसी मामले में जेम को एक पक्ष बना लिया गया है, तो कार्रवाई करने के लिए जेम का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। क्या जेम खुद करेगा या दूसरा करेगा, सेलर करेगा, बायर करेगा, काउंसिल करेगा, लॉयर करेगा। जेम एसपीवी की तरफ से केस को कौन डील करेगा, लड़ेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा बायर। बायर है वो जेम की तरफ से लड़ेगा, जेम की तरफ से पार्टी होगा, प्रतिनिधित्व करेगा। क्योंकि जेम है वो तो एक सर्विस दे रहा है, वो विवाद में हो ही नहीं सकता। वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है दोनों के बीच में डीलिंग करने के लिए।
तो क्रेता विक्रेता के बीच में विवाद होता है तो जैम का क्या रोल है? यहाँ पर अगर जैम को एक पार्टी पक्षकार बनाया जाता है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बायर करेगा, खरीदार करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, बायर। क्वेश्चन देख लेते 285। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर इफ जैम इज मेड ए पार्टी इन ए केस इन्वॉल्विंग ए डिस्प्यूट? यदि किसी विवाद से जुड़े मामले में जैम को एक पक्ष बनाया जाता है तो क्रेता का क्या दायित्व है? फाइल रिप्लाईज एफिडेविट्स ऑन बिहाफ ऑफ जैम, represent JAM through their counsel, lawyer, initiate a bidding process on JAM, conclude a contract on JAM। यदि किसी विवाद से जुड़े मामले में जैम को एक पक्ष बनाया जाता है तो क्रेता का क्या दायित्व हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिप्रेजेंट जैम थ्रू देयर काउंसिल लॉयर, यानी कि अपने वकील के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करेंगे, जैम को रिप्रेजेंट करेंगे, परंतु वकील किसका होगा? ये वकील या काउंसिल है वो खरीदार का होगा। खरीदार की जिम्मेदारी होती है, खरीदार क्या करेगा? अपना लॉयर या काउंसलर है उसको भेजेगा किसकी तरफ से लड़ने के लिए? जैम की तरफ से, क्योंकि उसको पार्टी बनाया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रिप्रेजेंट जैम थ्रू देयर काउंसिल और लॉयर। डियर फ्रेंड्स, जैम पर आधारित क्वेश्चन है माँ केसर देवी सीरीज में लाए जा रहे हैं। जैम पर पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो जैम का कोई भी क्वेश्चन है माँ केसर देवी सीरीज से छूटने वाला नहीं है। और साथियों, नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर एक बिल्कुल नया पिटारा खोला गया जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में सारे सर्विस रूल्स है वो लाए जा रहे हैं। इसके साथ में ही आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट पे जाइए, आपके सिलेबस के सारे पार्ट है वहां पर मिल जाएंगे। साथियों, आपको आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए, साथ में ही अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करिए। देख लेते हैं नए सवाल 286। एज पर जैम रूल्स हु शुड रिप्रेजेंट जैम इन लीगल प्रोसीडिंग्स? जैम नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई में जैम का प्रतिनिधित्व किसे करना चाहिए? द बायर्स काउंसिल लॉयर, द सेलर्स काउंसिल लॉयर, जैम्स काउंसिल लॉयर, द लीगल अथॉरिटी। जैम नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई में जैम का प्रतिनिधित्व किसे करना चाहिए? आंसर आपको निश्चित रूप से पता है। देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा, द बायर्स काउंसिल लॉयर, यानी कि जैम अपना कोई काउंसिल या लॉयर नहीं रखेगा, वो बायर की जिम्मेदारी होगी। बायर के पास में जो भी काउंसिल होंगे या लॉयर होंगे विवाद के मामले में वही क्या करेंगे? जैम का प्रतिनिधित्व करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 287। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू बायर्स एंड सेलर्स, to act as a mediator in disputes between buyers and sellers, to serve as an online marketplace for government procurement, to handle litigation cases for government ministries and departments। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू सर्व एज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसके लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस यानी कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, वो क्या कर सकती है? खरीदी कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 288। व्हाट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? सरकारी ई मार्केट प्लेस क्या है? ए नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर प्राइवेट बिजनेसेस, a platform for social media marketing, a government agency for tax collection। सरकारी ई मार्केट प्लेस क्या है? मतलब कि जैम क्या है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वो बनाया गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, वो खरीदी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टी होंगी, सेलर होंगे, बायर होंगे, सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वो रजिस्टर्ड होते हैं और वहां से आप अपनी आवश्यकता जरूरत की चीजें हैं वो ले सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 289। हु कैन यूज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर प्रोक्योरमेंट? खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस का उपयोग कौन कर सकता है? प्राइवेट बिजनेसेज ओनली, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। खरीद के लिए सरकारी मार्केट प्लेस का उपयोग कौन कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा,
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो जेम पोर्टल का यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 290। अकॉर्डिंग टू द जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द बायर एंड सेलर। सरकारी ई मार्केट प्लेस के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार क्रेता और विक्रेता के बीच विवादों को सुलझाने के लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, बायर एंड सेलर देमसेल्व्स। सरकारी ई मार्केट प्लेस के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार क्रेता और विक्रेता के बीच विवादों को सुलझाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बायर एंड सेलर देमसेल्फ, यानी कि खरीदार और विक्रेता है, इनको ही समझौता करना होगा, इनको समझौता करना होगा। ये बताया गया है सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार। जेम की जो शर्तें हैं उनमें ये बताया गया है अगर कोई विवाद हो जाता है तो आपको खुद को ही मामला निपटाना होगा, बायर को भी और सेलर को भी आपस में मिलकर के मामले को निपटा लेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। नया सवाल देख लेते 291। What type of damage is not covered under the JEM agreement for which neither party will be liable? जेम समझौते के अंतर्गत किस प्रकार की क्षति शामिल नहीं है जिसके लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा? स्पेशल डैमेजेस, इंसिडेंटल डैमेजेस, कंसिक्वेंशियल डैमेजेस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो क्षति होती है तो उस क्षति की पूर्ति भी करनी होती है, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि जेम समझौते के अंतर्गत किस प्रकार की क्षति शामिल नहीं है जिसके लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्पेशल डैमेजेज होते हैं तो कोई भी पक्ष जिम्मेवार नहीं होगा, साथ में इंसिडेंटल डैमेजेज होते हैं, साथ में कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेज होते हैं, तो इनके लिए कोई भी पक्ष है वो जिम्मेवार नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 292। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए स्पेशल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेज। निम्नलिखित में से किसी विशेष आकस्मिक या परिणामी क्षति नहीं माना जाता है? वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, कॉस्ट ऑफ कवर। निम्नलिखित में से किसी विशेष आकस्मिक और परिणामी क्षति नहीं माना जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको विशेष या आकस्मिक या परिणामी क्षति नहीं माना जाता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 293। व्हाट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ ईदर पार्टी अंडर द जेम एग्रीमेंट। जेम समझौते के तहत किसी भी पक्ष की अधिकतम देनदारी क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, द टोटल डैमेज इनकर्ड, द कॉस्ट ऑफ कवर, द एग्रीगेट लायबिलिटी। जेम समझौते के तहत किसी भी पक्ष की अधिकतम देनदारी क्या है? कोई क्षति अगर हो जाती है तो किसी भी पक्ष की अधिकतम देनदारी कितनी हो जाएगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निर्धारित की गई है, अगर क्षति होती है तो उतना ही तो दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, उससे कम नहीं देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो निर्धारित हो गई थी, डिसाइड हो गई थी। तो जितना डैमेज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अनुसार देनदारी उसकी बन जाएगी, निर्धारित की जाएगी, कौन देगा इसको। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा आ गया 294। What action can the buyer take if the seller does not perform its obligations within the delivery period date mentioned in the contract? यदि विक्रेता अनुबंध में उल्लिखित डिलीवरी अवधि या तिथि के भीतर अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो क्रेता क्या कार्रवाई कर सकता है? कैंसल और विथड्रॉ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड द डिलीवरी डेट, डाउनग्रेड द बायर्स रेटिंग, इंक्रीज द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। यदि विक्रेता अनुबंध में उल्लिखित डिलीवरी अवधि, जो भी अवधि दी गई है या तिथि दी गई है, उसके भीतर अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, माल या सर्विस की सप्लाई नहीं दे पाता है, तो क्रेता क्या कार्रवाई कर सकता है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, कैंसल और विथड्रॉ द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये उल्लेख किया गया था कि डिलीवरी अवधि क्या होगी, जब उसको जरूरत होगी वही डिलीवरी अवधि उसने निर्धारित की होगी या कोई तिथि निर्धारित की होगी, परंतु यहाँ पर सप्लायर है या कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया,
वो डिलीवरी अवधि जो निर्धारित की गई थी उसके अनुसार उन्होंने माल की सप्लाई नहीं करी है, तो क्रेता क्या करेगा? क्रेता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है, वापस कर सकता है। आगे कार्रवाई वो उसके साथ में नहीं करेगा, आगे कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है वो नहीं चलेगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 295। व्हेन कैन द बायर कैंसिल और विड्रॉ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अनसप्लाइड पोर्शन? क्रेता आपूर्ति न किए गए हिस्से का अनुबंध कब रद्द या वापस ले सकता है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल, एक्सटेंडेड और रीफिक्स्ड डिलीवरी डेट, पीरियड स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्रेता आपूर्ति न किए गए हिस्से का अनुबंध कब रद्द या वापस ले सकता है? जो आपूर्ति कर दी है वो तो मामला ही खत्म हो गया, परंतु जितना आपूर्ति नहीं किया गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो नहीं सप्लाई किया गया आइटम है उसको रद्द कब कर सकता है, कौन सी परिस्थिति में कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल, जो कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद में अनुबंध को रद्द कर सकता है, ये किया जा सकता है। या एक्सटेंडेड रीफिक्स डिलीवरी डेट, वो क्या कर सकता है कि जो बाकी बचा हुआ माल है उसके लिए एक्सटेंडेड या रीफिक्स डिलीवरी डेट दे सकता है। या पीरियड स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड स्टिपुलेट किया गया था कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देना होगा, कब तक कर देना होगा ये बताया गया है, और वो पीरियड खत्म हो गया है, तो उस पीरियड के बाद में जो बचा हुआ अनसप्लाइड पोर्शन है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन तो दबा दीजिए। देख लेते हैं नया सवाल 296। व्हाट एक्शन कैन द बायर टेक बिसाइड्स कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ द सेलर डज नॉट परफॉर्म? यदि विक्रेता कार्य नहीं करता है तो क्रेता अनुबंध रद्द करने के अलावा क्या कार्रवाई कर सकता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसकी कार्रवाई हुई थी, कैसे माल की सप्लाई की जाएगी, सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। परंतु एक पोर्शन ये भी रह जाता है कि मामला उलझ जाए, झगड़ा हो जाए, तो झगड़े की स्थिति में या विवाद की स्थिति में कार्रवाई कैसे की जा सकती है? यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में बताया गया है कि सेलर ने माल की सप्लाई नहीं की कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, तो अब क्रेता अनुबंध के साथ में क्या कार्रवाई कर सकता है? अनुबंध रद्द करने के अलावा वो क्या कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फॉरफिट द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, डाउनग्रेड द सेलर्स रेटिंग, डिबार द सेलर फ्रॉम जेम इंडेफिनेटली, ए एंड बी ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। फॉरफिट द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जमा करवाई थी तो उसको वो जब्त कर सकता है। या डाउनग्रेड द सेलर्स रेटिंग, सेलर्स की रेटिंग है माल की सप्लाई के आधार पर या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दी गई है, तो अपने लिए वो क्या कर सकता है, उसकी रेटिंग को डिग्रेड कर सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। 297। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जेम पोर्टल? जेम पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा? टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टू प्रोवाइड टूल्स फॉर ऑनलाइन रिजर्व ऑक्शन, टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। जेम पोर्टल का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको मॉनिटर और सुपरवाइज करने का कार्य हो जाएगा। साथ में टू प्रोवाइड टूल्स फॉर ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन, जो ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन होते हैं उनके लिए टूल उपलब्ध करवाना, और इसके साथ में टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज है। ये सब उद्देश्य हो जाएंगे किसके? जेम पोर्टल के हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा आ गया 298। इफ द सेलर इंडल्जेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग विल ही बी लाइबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? यदि विक्रेता निम्नलिखित में से किसी में लिप्त होता है तो क्या वह प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा? कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स सर्विसेज नॉट इन द रेलेवेंट कैटेगरीज एंड और लिस्टिंग द सेम विद व्यूज कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डिटेल्स एंड इररिलेवेंट प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स, offering goods services without having proper authorization, supplies goods of inferior substandard quality, supplies or offers to supply refurbished or counterfeit or fake products, और ई ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यदि विक्रेता निम्नलिखित में से किसी में लिप्त होता है तो क्या वह प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी कार्रवाई में वो लिप्त होता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहला है लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स
सर्विसेज नॉट इन द रेलेवेंट कैटेगरीज, मतलब कि रेलेवेंट कैटेगरी में नहीं है फिर भी उसको लिस्टिंग कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है, एंड और लिस्टिंग द सेम विद कॉन्फ्लिक्टेड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स एंड इररिलेवेंट प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स, मतलब कि माल को बेकार में या गलत चीजों को वो प्रदर्शित कर रहा है, रेलेवेंट नहीं है और फोटोग्राफ दे करके, और लोगों को, या कहने का मतलब है कि खरीदार को बहकाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऑफरिंग गुड सर्विसेज विदाउट हैविंग प्रॉपर ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन के बिना वो सर्विसेज को, गुड्स को ऑफर कर रहा है तो भी की जा सकती है। सप्लाईज गुड्स ऑफ इंफीरियर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और सप्लाईज और ऑफर्स टू सप्लाई रिफर्बिश्ड और काउंटरफिट और फेक प्रोडक्ट, यानी कि फिर से मरम्मत किए हुए आइटम है या काउंटरफिट आइटम है या फेक प्रोडक्ट है, उनको ऑफर कर रहा है तो भी विक्रेता के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। नया सवाल देख लेते 299। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द सेलर वुड रिजल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, विक्रेता द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी? withdrawing or modifying or impairing or derogating from the bid in any respect within the period of validity of its bid, furnishing inaccurate, false, misleading or forged information documents within the prescribed time limits to JAM or to a buyer, including during e-bidding RA process, failing or furnishing requisite performance security within stipulated time required as per e-bid RA condition, failing to update JAM about any change in information furnished within the prescribed time limits, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विक्रेता द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी? अगर विक्रेता इनमें से कोई कार्य करता है तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, होगी, ऑल ऑफ दी अबव। withdrawing or modifying or impairing or derogating from the bid in any respect within the period of validity of its bid, वैलिडिटी पीरियड में अगर कोई वो विड्रॉ करता है, मॉडिफाई करता है, इम्पेयर करता है, डेरोगेट करता है तो उसका क्या किया जाएगा? प्रशासनिक कार्रवाई होगी। या फर्निशिंग इनएक्यूरेट, फॉल्स, मिसलीडिंग और फोर्ज्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विद इन द prescribed time limits to JAM or to a buyer, including during e-bidding या RA process, failing to furnish requisite performance security within stipulated time, performance security जमा करने में फेल होता है एज पर e-bid या RA कंडीशन के अनुसार, failing to update JAM about any change in information furnished within the prescribed time limit, मतलब कि अपने आप को वो अपडेट नहीं करता है, कोई चेंज हुआ है तो अपडेट नहीं करता है तो भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सभी कार्य करने के बाद में आपको क्या करना होगा? उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का हक होगा। सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माकेसर देवी सीरीज पार्ट 15 का अंतिम सवाल 300। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द सेलर वुड रिजल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, विक्रेता द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई का हकदार होगा? मतलब कि विक्रेता के द्वारा कौन से कार्य करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? एग्जीक्यूटिंग सर्विसेज विदाउट कंफर्मिंग टू रिक्वायरमेंट गिवन इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA, फेलिंग टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट और फेलिंग टू एग्जीक्यूट इट्स satisfactorily, being declared bankrupt or insolvent, failing to produce the requisite documents information during the course of inspections assessment at any stage, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एग्जीक्यूटिंग सर्विसेज विदाउट कंफर्मिंग और रिक्वायरमेंट गिवन इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इस प्रकार की सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि कंफर्म नहीं है या SLA लेवल पर उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, या फेलिंग टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट और फेलिंग टू एग्जीक्यूट इट सेटिस्फैक्टरीली, कोई ऑर्डर को या सर्विस को सेटिस्फैक्टरीली वो पूरा नहीं कर रहा है तो भी कार्रवाई की जा सकती है। बीइंग डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट, अगर वो बैंकक्रप्शन उसके ऊपर लग जाता है या दिवालिया हो जाता है, इस प्रकार की घटनाओं के लिए उसको क्या किया जाएगा? कार्रवाई की जाएगी। फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन या असेसमेंट एट एनी स्टेज, कोई डॉक्यूमेंट या कोई उसकी जांच की जाती है तो डॉक्यूमेंट है या इंफॉर्मेशन देने में फेल होता है तो भी क्या किया जाएगा? प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
इस तरीके से साथियों जैम पर आधारित माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 15 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 300 क्वेश्चंस जैम पर कर लिए हैं। आप पहले वाले क्वेश्चंस को जरूर देखिए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को कवर करने के लिए एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस रूल्स है उनको लाया जा रहा है। किसमें? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। साथ में PFMS पर आधारित सीरीज चल रही है, राम मंदिर सीरीज। आप सभी सीरीज को देखें और अपनी सफलता को निश्चित करवाएं। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।